जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। ये है ज्योग्राफी का पहला क्लास। तो आइए इसके बारे में पहले बेसिक कुछ जानकारी देखते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे हम लोग खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब होता है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही कहते हैं ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन को ही बोलते हैं हम ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और आधुनिक आधुनिक ज्योग्राफी का पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहते हैं। तो पृथ्वी के वर्णन को ही हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो है हमारी गोल नहीं है, गोल नहीं है, वो क्या है? जियोड है। तो वो पृथ्वी हमारी देखिए कैसी है, कहीं कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, ऐसी है। ऐसी आकार की पृथ्वी है। लेकिन हम एक इसको एवरेज मान लेते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। हालांकि पृथ्वी हमारी गोल नहीं, पृथ्वी हमारी क्या है? जियोड है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि जहां ये नीचा है और जहां कहीं ऊठा है, तो जैसे हम लोग का फेस है ना, फेस, इसको मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो सिर है वो क्या है? गोल है। हालांकि हम लोग का शरीर गोल नहीं। देखिए आंख धंसा हुआ है, नाक निकला हुआ है, कान बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इससे वैसे ही है हमारा ये पृथ्वी। जो उठा हुआ है, जो उठा हुआ है वो हो गया है पर्वत, पहाड़, पठार। ठीक है, और जो धंसा हुआ है उसमें हो गया है झील, झरना, तालाब, समुद्र। ठीक है, इतनी बेसिक सी जानकारी है, इतना तो आप भी समझते होंगे कि ज्योग्राफी हमारी गोल नहीं बल्कि वो जियोड है। गोल नहीं, क्या है? जियोड है। ये हम एक एवरेज लेते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी गोल है। जैसे हम अपने शरीर के सिर को बोलते हैं कि हाँ हमारी सिर गोल है, लेकिन हमारा शरीर सिर गोल थोड़ी है। कहीं नाक निकला है, आंख धंसा है, कान निकला है, वैसे ही हमारी पृथ्वी है। तो ज्योग्राफी के पिता किसको बोलते हैं? इसको लिख लेते हैं, भूगोल। भूगोल का जनक। जनक इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इनको हम ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। और आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। आधुनिक 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 भूगोल का पिता अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट वान हम्बोल्ट को कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। किसको? भूगोल का जनक यानी ज्योग्राफी का पिता। ज्योग्राफी का पिता किसको बोलते हैं? ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज। और आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी, मतलब जिसको ये हम पृथ्वी के बारे में जाने। पृथ्वी हमारी कैसी है? जियोड है। जिसको हम एवरेज में लेते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी गोल है। जो निकला हुआ भाग है वो पर्वत हो गया, पठार हो गया। ठीक है, और जो ये ऐसे भाग हो गए, ये ऐसे हो गए हमारे जमीन, समतल भूमि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो पहले पृथ्वी को नहीं बल्कि हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर एस्ट्रोनॉमी हम लोग को देखना है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग देखना है कि ब्रह्मांड के बारे में।
ब्रह्मांड के बारे में देखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसमें स्टार, तारे और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक प्रकार की ये ग्रह है। तो इसके बारे में पहले बाद में देखेंगे, पहले हम लोग को देखना है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसे मिटाकर उसको देखते हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी थी। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान हम लोग को शुरू करना है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। इसमें पहला आता है बात क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि ब्रह्मांड की खोज सबसे पहले किसने किया था, एडविन हब्बल। किसने किया था, ब्रह्मांड की खोज किए थे एडविन हब्बल 1920 में। तो ब्रह्मांड की खोज 1920 में, 1920 में एडविन हब्बल एडविन हब्बल ने किया था। ठीक है, कब किया था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार अभी भी जारी है। क्या है, विस्तार अभी भी जारी है। क्योंकि ये उन्होंने इस आधार पर बताया क्योंकि उसमें अभी भी कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को खींच रही है, इसीलिए वो बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ठीक है, तो वो किसने बताया, एडविन हब्बल ने। इसका खोज किसने किया था ब्रह्मांड के, एडविन हब्बल ने। और ध्यान दीजिएगा कि आकाश में दिखने वाली, ब्रह्मांड में दिखने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश में दिखने वाली समस्त आकाशीय पिंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अध्ययन को ही हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका मतलब कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उत्पत्ति हुई। तो जैसे ब्रह्मांड है, तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, तब गैस है, गैस तो चारों तरफ बिखरे हुए थे गैस। तो गैस जब चारों ओर बिखरे हुए थे तो वो पास पास आने लगे। ठीक है, जब वो पास पास आने लगे तो वो जब एक पास आए, ये क्या है, ब्रह्मांड में जब गैस बिखरा हुआ था, जब वो एक पास आए और एकजुट होने लगे तो ये क्या बना, ये बना गैस, गैस का गोला। ठीक है, ये गैस का गोला बना। और ये जब गैस का गोला एकदम आपस में एकदम जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जब ये गैस आपस में एकदम जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, तो ये सॉलिड गैस का गोला बन गया, यानी भारी, इसमें वजनदार ये गैस का गोला बन गया। जब ये वजनदार गैस का गोला बन गया ना, तो इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। ये क्या बन गया है, ये गैस के गोला से ये वजनदार सॉलिड ठोस क्या बन गया है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। समझिएगा ध्यान से, ब्रह्मांड में गैस चारों तरफ बिखरे हुए हैं और जब ये पास पास आते गए, आते गए, आते गए, जब ये सॉलिड अवस्था में आ गए तब ये बन गए निहारिका। और जब निहारिका में संलयन विधि से दहन की क्रिया होगी तब ये बनेगा तारा। क्या होगा इसमें, क्या होगा, निहारिका में क्या होगा,
संलयन, संलयन होगा। और संलयन होगा किस विधि से? दहन विधि से। तो संलयन इसमें क्या होगा? दहन, यानी इसमें चिंगारी होगा, लगेगा एक दूसरे में, जब पास आते जाएंगे तो इसमें कोई भी चीज अगर पास एकदम हो जाएगा तो उसमें गर्माहट पैदा होती है। तो इसमें दहन की क्रिया होगी किसमें? निहारिका में। उसके बाद ये रूप लेगा किसका? तारा का। तो अब ये क्या बनेगा? तारा। यहां तक समझ गए होंगे। जब ये तारा बना तो ये क्या होगा? तारा में जिस जिस आकाशीय पिंड के पास, जिस आकाशीय पिंड के पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या है? अपनी उष्मा और अपना प्रकाश है। इसीलिए हम सूर्य को ग्रह न बोलकर क्या बोलते हैं? सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो समस्त आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश है उसको हम बोलते हैं तारा। और देखिए, जब तारा का उष्मा समाप्त होने लगेगा, तारा कब बोलते हैं? जब उसके पास अपनी उष्मा है, एकदम अपना तापमान, अपनी उष्मा, अपनी सब इसके पास अपना है सब कुछ, तो इसको बोलते हैं तारा। और जब तारा का ईंधन उष्मा समाप्त होने लगेगा तब ये बनेगा लाल दानव। किसका रूप लेगा ये? लाल दानव का। जब इसका ईंधन समाप्त होगा तब ये बनेगा लाल दानव। ये किसका रूप लेगा? ये रूप लेगा लाल दानव का। ठीक है, ये कब रूप लेगा लाल दानव का? जब इसका ऊर्जा समाप्त होगा। क्या होगा? समाप्त होगा, तब ये बनेगा लाल दानव। और जब ये लाल दानव बनेगा तो क्या होगा? इसका आकार बड़ा होगा। जब तारा है तो क्या है? छोटा है। और जब लाल दानव बनेगा तो क्या होगा? बड़ा होगा, इसका आकार बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सूर्य भी क्या है? तारा है। इसका भी उष्मा ईंधन समाप्त होगा, इसका भी आकार बड़ा होगा। जब इसका आकार बड़ा होगा तो ये पृथ्वी के नजदीक आएगा, और जब ये पृथ्वी के नजदीक आएगा तो उसकी उष्मा और उसके प्रकाश से सारे लोग जल कर झुलस कर मर जाएंगे। और ये घटना बहुत दिनों बाद, 500 वर्षों बाद, 500 मिलियन वर्षों बाद होगी। तब तक हम सभी निपट गए होंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब ये लाल दानव बनता है तो लाल दानव यहां से दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, एक बनता है अभिनव तारा, एक बनता है श्वेत वामन। ठीक है, एक बनेगा श्वेत वामन, एक बनेगा श्वेत वामन, एक बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा। देखिए, जो तारा, ध्यान से समझिएगा, जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से कम यानी छोटा होगा तो वो क्या बनेगा? श्वेत वामन। ये क्या होगा? 1.44 से कम यानी छोटा, तब ये क्या बनेगा? श्वेत वामन। और ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से ज्यादा यानी बड़ा, तो ये क्या बनेगा? अभिनव तारा। ठीक है, और जब ये लाल दानव से श्वेत वामन बनेगा तो इसमें अभी भी थोड़ी चमक रहेगी। क्या रहेगी? इसकी अपनी चमक थोड़ी रहेगी, ये थोड़ा चमकेगा अभी भी। जब ये चमकना छोड़ देगा तब ये बनेगा काला वामन। क्या बनेगा ये? तब ये बनेगा काला वामन। काला वामन। छोटे तारों का अंत काला वामन के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, छोटे तारों का अंत काला वामन के रूप में होता है। और छोटा तारा कौन बनता है? जिसका
सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से कम हो यानी छोटा हो, वही बनेगा श्वेत मामन। और श्वेत मामन जब चमकना छोड़ देगा तो क्या बनेगा? काला मामन। यहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आइए आगे देखते हैं। काला मामन तक तो आ गए। और देखिए, जब ये गैस का गोला बना, उसके बाद जब ये निहारिका बना, निहारिका में क्या हुआ? संलयन। संलयन विधि से दहन की क्रिया हुई, तब ये बना तारा। और जब ये तारा अवस्था में रहता है ना, तो तारा में क्या होता है? तारा में भी संलयन होता है। संलयन होता है। किसमें किसमें होता है? तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। तारा में संलयन किस में होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में। और इतना तो ध्यान में आएगा अब कि तारा में भी संलयन होता है। किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन किसमें होता है, तो तारों में। किसमें होता है? तारा में। ठीक है। उसके बाद ये अवस्था आती है लाल दानव। लाल दानव 1.44 से द्रव्यमान कम है, तो ये बनेगा श्वेत मामन। श्वेत मामन को हम बोलते हैं जीवाश्म तारा। क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा। और श्वेत मामन जब चमकना छोड़ देता है तब बनता है क्या? काला मामन। और ये 1.44 से ज्यादा यानी बड़ा, तो ये बनता है अभिनव तारा। ठीक है। और अभिनव तारा को ही बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा को बोलते हैं विस्फोटक तारा। ठीक है। अभिनव तारा को क्या बोलते हैं? विस्फोटक तारा। और जब ये विस्फोट करता है, अभिनव तारा जब विस्फोट करता है, तब एक और तारा का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन तारा। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा। जब ये विस्फोट करके बनेगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। ये बनेगा क्या? न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। न्यूट्रॉन तारा कब बनता है? विस्फोट के बाद। और न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? इसका घनत्व तो उच्च यानी ज्यादा, और इसका आकार क्या होता है? छोटा। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा और छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है? छोटा। ठीक है। और न्यूट्रॉन तारा के बाद एक बनता है, दो तारा इसके बाद बनते हैं दो तारे। एक बनता है पल्सर। इसके बाद एक क्वेसर। पल्सर और क्वेसर। ठीक है। पल्सर तारा चमकता और बुझता रहता है। ठीक है। पल्सर तारा क्या होता है? चमकता है और बुझता रहता है। ठीक है। इसमें से अधिक मात्रा में रेडियो तरंगें निकलती हैं। इसे अधिक मात्रा में, पल्सर से अधिक मात्रा में क्या निकलती है? रेडियो तरंगें। और क्वेसर ये तारों का अंतिम रूप होता है। बड़े बड़े तारों का, छोटे का नहीं। छोटे का अंतिम रूप क्या होता है? काला मामन। छोटे तारों का अंत किसके रूप में होता है? काला मामन। और बड़े तारों का अंतिम रूप क्या होता है? क्वेसर। ये तारों का अंतिम रूप, तारों का अंतिम रूप होता है बड़े तारों का। बड़े तारों का अंतिम रूप क्या होता है? क्वेसर। ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि ब्रह्मांड में पूरे गैस बिखरे हुए थे, और जब गैस पास आए, और जब ये पास आकर क्या हुए? एक गैस का गोला का रूप लिए। जब ये गैस का गोला और पास आते गए, पूरे जब सॉलिड अवस्था में आए, तो क्या बोले हम इसको? निहारिका।
निहारिका में संलयन विधि से दहन की क्रिया हुई। क्या हुई? दहन की क्रिया। जिसके बाद क्या बना? तारा। उसके बाद क्या बना? तारा। ठीक है। उसके बाद जब तारा बना तो तारा में भी संलयन की क्रिया हुई, लेकिन तारा में संलयन किसमें होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में। और उसके बाद जब तारा का ईंधन या उष्मा ऊर्जा जब समाप्त होने लगता है तो ये क्या बनता है? लाल दानव। और जब लाल दानव बनता है तो ये दो अवस्था में भागता है, ये दो अवस्था में बट जाता है। ये सूर्य के द्रव्यमान के हिसाब से बढ़ते हैं। जिस तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से कम तो वो बनेगा श्वेत वामन। जिस तारा का द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा तो वो बनेगा अभिनव तारा। और श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो क्या बनता है? काला वामन। और जब 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 ये बनता है अभिनव तारा, और जब अभिनव तारा क्या होता है? ये विस्फोट से बनता है। तो विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को। विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को। और अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो उसके बाद क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, इसकी घनत्व क्या होता है? उच्च, और आकार क्या होता है? छोटा। किसका? न्यूट्रॉन तारा का। न्यूट्रॉन तारा में से एक और आता है पल्सर, जिसे रेडियो तरंगें अधिक मात्रा में निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पल्सर में। और ये चमकीला होता है, ये चमकता है और बुझता है। चमकता है और बुझता है कौन? पल्सर तारा। उसके बाद आता है क्वेसर। ये बड़े तारों का अंतिम अवस्था होती है क्वेसर। क्या है? बड़े तारों का अंतिम अवस्था होती है क्वेसर। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आगे देखेंगे अभी ब्लैक होल, कृष्ण वीवर। देखिए, ब्लैक होल के बारे में बेसिक सी जानकारी है। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है। और इसका घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है। इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। जो तारा सूर्य के घनत्व के 3 गुना बड़ा होगा वही तारा बनेगा ब्लैक होल। ठीक है। क्या होगा? जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा होगा वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो होता है काला वामन और श्वेत वामन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो ब्लैक होल कहां होता है? केंद्र में होता है, आकाशगंगा के केंद्र में। इसके आगे पढ़ेंगे आकाशगंगा। ठीक है। तो ब्लैक होल क्या होता है? केंद्र में। जब तारों का अंत होता है, जब तारा चमकना छोड़ देता है तो कहां चला जाता है? ब्लैक होल में। क्योंकि ब्लैक होल का इतना चुंबकीय क्षमता इतना ज्यादा है कि वो तारों को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है। तो जब तारों का अंत हो जाता है तो वो कहां चले जाते हैं? ब्लैक होल में। ठीक है। तो आइए इसको मिटाकर थोड़ा देख लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। इतना में हो जाएगा हम लोग का। तो ब्लैक होल, कृष्ण कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, इसको हिंदी में बोलते हैं कृष्ण वीवर। क्या बोलते हैं सर? कृष्ण वीवर। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि इसका ये इतना घना होता है, इसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता है और इसकी चुंबकीय क्षमता इतनी अधिक होती है क्योंकि ये प्रकाश को भी अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। अब समझ सकते हैं, प्रकाश भी इसके अंदर से नहीं गुजर सकता है। ठीक है। और हम आपको बताएं कि जिस तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज्यादा होगा वही तारा क्या बनता है? ब्लैक होल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यह प्रकाश प्रकाश को भी अपने अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। ठीक है।
और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ब्लैक होल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसकी चुंबकीय क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है? चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, जिस कारण से यह इसी कारण यह तारों को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, इसके अंदर इतनी चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, जिस कारण ये तारों को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो आपको हम पहले बताएं कि ये काला मामन और श्वेत मामन को भी अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किए थे चंद्रशेखर ने इसकी खोज किए थे। ठीक है, ब्लैक होल की खोज किसने किए थे? चंद्रशेखर। तो ये ब्लैक होल का ये बस यही बेसिक सा कंसेप्ट था, और उम्मीद करते हैं कि ये ब्रह्मांड के बारे में जो आपको हम बताए हैं, ब्रह्मांड से कैसे कैसे अवस्था से कैसे कैसे गुजर कर क्या बना है, तारा का रूप लिया है, तारा का रूप कौन कौन से तारा बने हैं, इसके बारे में हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके आगे हम लोग देखेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो इसके अगले वीडियो में मिलेंगे आकाशगंगा के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।